प्रिय छात्रों, मूक्स के स्वयं पाठ्यक्रम में आपका फिर एक बार से स्वागत। समास प्रबोध नामक इकाई में आपके सामने दूसरा पाठ प्रस्तुत है। पूर्व पाठ में आपने वृत्ति का स्वरूप, समास के लक्षण और समास के भेद इत्यादि का अध्ययन किया था। अब यहाँ पर आप इस पाठ में जो आपके लिए मुख्यांश हैं पाठ के, तो अव्ययी भाव समास नामक यह प्रथम पाठ है। इसके बाद अव्ययी भाव समास का दूसरा पाठ भी होगा। तो इस प्रथम पाठ में आपके समक्ष जो मुख्य अंश है अध्ययन के लिए वो हैं सामर्थ्य का स्वरूप, अव्ययी भाव समास का स्वरूप और केवल समास इत्यादि यहाँ पर मुख्य अंश हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सामर्थ्य होने पर ही वृत्ति होती है, क्योंकि समास वृत्ति में एक अन्यतम है। जो तीसरी वृत्ति समास हमने आपको कृतदंती समास सनाद्यंत एक शेष धातु रूपाः पंचवृत्तयः ऐसा जो बताया था पूर्व पाठ में, उसमें जो समास नामक वृत्ति है, यह वृत्ति समर्थाश्रित में पदों में ही होती है। जैसा कि सूत्र है समर्थ पद विधि, विधीयते इति विधि कर्मण्यर्थे कर्मण्यधिकरणे च, इस सूत्र से वि इति उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर विधि ही ऐसा रूप बनता है। तो यहाँ पर पद संबंधी विधि ही ऐसा अर्थ हमें प्राप्त हुआ। तो पद संबंधी जो विधि होती है वह समर्थाश्रित होती है, ऐसा उस सूत्र का अर्थ होता है। तो सामर्थ्य होने पर ही वृत्ति होती है, यह इस सूत्र का अर्थ है। यह जो सामर्थ्य है यह दो प्रकार का होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि समासादि वृत्ति में व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य नहीं होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य का स्वरूप क्या है। कि प्रक्रिया दशा में प्रत्येक जो अर्थवत पद है उन पृथक ग्रहीत पदों का समुदाय शक्ति से अथवा समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादकता रूपम, नाम एक विशिष्ट अर्थ का जो प्रतिपादन होता है समुदाय शक्ति से, वही एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। यह राजपुरुष इत्यादि वृत्ति में ही होता है। जैसे कि राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर दो पद हैं अलग अलग, राजन्यसु पुरुषसु। इस अवस्था में राजन पद का पृथक अर्थ है और पुरुष पद का पृथक अर्थ है। दोनों का मिला करके समुदित जो अर्थ होता है राजपुरुष, राज संबंधी अभिन्नवान पुरुषः, ऐसा यह वृत्ति से जो अर्थ प्रकट होता है यह एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य के द्वारा ही होता है। इसी कारण से विशेष्य विशेषण भावावगाही उपस्थिति जनकत्वम, ऐसा अभियुक्तों ने कहा है। इसी कारण से संसृष्टार्थम समर्थम, ऐसा भाष्य में कहा। अतएव रिद्धस्य यह जो विशेषण होता है उसका राजपुरुष, इसमें जो एक देश है राज पदार्थ, वहाँ पर उसका अन्वय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेक देशेन। इस कारण से तो फिर आपका प्रश्न होगा कि देवदत्तस्य गुरुकुलम इत्यादि प्रयोग में वृत्ति होने पर भी विशेषण योग किस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि वहाँ पर विशेषण योग गमक होने के कारण होता है। जैसा कि वहाँ पर कहा है कि ससंबंधिक पदार्थस्य एकदेशत्वेपि भवत्येव विशेषणान्वयः, कि जो ससंबंधी पदार्थ है अर्थात जहाँ पर एकार्थी भाव में अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में यह कल्पित किया गया है कि ससंबंधिक पदार्थ होने पर एक देश में भी अन्वय हो जाता है। और जहाँ पर गमकत्व नहीं है उस प्रकार से सामर्थ्य के अभाव में वहाँ पर समास नहीं होता है। जैसे कि भार्या राज्ञः पुत्रो देवदत्तस्य इत्यादि में, इस वाक्य में राजपद का पुत्रपद के साथ यहाँ पर उपस्थिति होने पर भी सामर्थ्य नहीं होने के कारण समास नहीं होता है। अब आपको हम बताएंगे कि केवल समास का स्वरूप क्या है।
अब तक आपने सामर्थ्य के बारे में जाना। अब आपको हम केवल समास के बारे में बताएंगे कि यह एक विशिष्ट प्रकार का समास है जो अव्ययी भाव, तत्पुरुष इत्यादि संज्ञाओं से विनिर्मुक्त है, अर्थात उनमें कहीं पर भी इसका अंतर्भाव नहीं होता है। सहसुपा इस सूत्र से इस समास को कहा गया है। इस सूत्र में सुबान मंत्रिते परांगवत स्वरे इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति होती है और समर्थ पदविधि इस सूत्र से समर्थ की अनुवृत्ति होती है, जिसका कि तृतीयांततया विपरिणाम होता है, जिससे सुबंतेन सहितम सुबंतम समास संज्ञाम प्राप्नोति, ऐसा अर्थ हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर सह सुपा, इसमें हम योग विभाग करते हैं, जिसमें सह ऐसा एक सूत्र है, सुपा दूसरा सूत्र है। तो सह में जो पहला सूत्र है उसका प्रयोजन यह होता है कि कहीं पर तिङन्तोत्तर पद में भी समास कहा गया है, जैसे पर्यभूषयत, अनुव्यचलत इत्यादि, और यह समास छांदस है, अर्थात वैदिक प्रयोगों के साधन के लिए ही इस प्रकार का यहाँ पर हमने योग विभाग किया। इसीलिए कहते हैं कि योग विभाग से इष्ट सिद्ध्यर्थम, ऐसा। तो सहसुपा इस सूत्र का जो हमने योग विभाग किया था, उसमें प्रथम सूत्र के द्वारा हमने पर्यभूषयत, अनुव्यचलत इत्यादि रूप सिद्धि की। अब दूसरा जो सुपा यह सूत्र है, इसका प्रयोजन हम बता रहे हैं कि भूतपूर्व इत्यादि सिद्धि के लिए सुपा ऐसा योग विभाग से जो दूसरा सूत्र प्राप्त हुआ है, इससे वह सिद्ध होता है। यहाँ पर संक्षेप में इसकी प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, इस विग्रह में हम सबसे पहले सहसुपा जो विभक्त सूत्र है उससे समास संज्ञा करने के बाद कृतद्धित समासाश्चय इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे प्रातिपदिक संबंधी सुप का लुक करने के बाद पूर्वभूत, इस अवस्था में भूतपूर्वे चरट, इस पाणिनि निर्देश से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हम करते हैं। भूतपूर्व ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथम एक वचन में सुप्रत्यय और रुत्व विसर्ग इत्यादि करने के बाद भूतपूर्व इत्यादि सिद्धि हमारे सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से इवेन समासः विभक्त्य लोपश्च एक वार्तिक है, जिस वार्तिक के द्वारा जीमूतस्यैव इत्यादि में समास होता है। अब इसके बाद अव्ययी भाव समास के बारे में आपको हम बताएंगे कि अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या है। तो अव्ययी भाव यह कैसे सिद्ध हुआ कि अनव्ययम अव्ययम भवति, कि अनव्यय अव्यय हो जाता है। इस प्रकार के अभूत तद्भावार्थ में क्रभस्त्वियोगे संपद्य कर्तृत्व, इस सूत्र से प्रत्यय करने पर भूधातु से भवतेर्नः उपसंख्यानम इत्यादि वार्तिक से कर्ता के अर्थ में न प्रत्यय करने पर अव्ययी भाव ऐसा रूप सिद्ध होता है। और अव्ययी भाव इस अधिकार सूत्र से यहाँ पर संज्ञाधिकार होता है। इस संज्ञा का प्राक्कडारात् समासः, इस सूत्र के द्वारा जो समास संज्ञा अर्थात समास अधिकार किया है, उसमें समास संज्ञा के साथ अव्ययी भाव इस विशेष संज्ञा का भी समावेश हो जाता है। अब इसके बाद हम समास प्रक्रिया में सामान्य कार्य क्या क्या होते हैं यह आपको हम बताते हैं, जो साधारण कार्य सभी जगह समास में करने होते हैं। तो समास प्रक्रिया में साधारण कार्यों में जैसे ही हम समास संज्ञा करते हैं, सबसे पहले कृतद्धित समासाश्चय इस सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। उसका प्रयोजन है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र के द्वारा धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है, ठीक है। और इस प्रकार से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे जब धातु और प्रातिपदिक के अवयव के सुप का लुक कर देते हैं, तब उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा जो समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत निर्दिष्ट हो, उसके द्वारा अर्थात प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट हो, उसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं। और उसकी उपसर्जन संज्ञा करने का प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम, ऐसा
कि उपसर्जनम पूर्वम जब ऐसा कहते हैं तो उपसर्जन संज्ञा जिसकी कही गई है, जो समास विधायक सूत्र में अथवा शास्त्र में प्रथमांत निर्दिष्ट है, उसका पूर्व प्रयोग हम कर देते हैं। और इसी प्रकार से एक दूसरा सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। इस सूत्र का अर्थ होता है विग्रहे यन नियत विभक्तिकम तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति न तो तस्य पूर्व निपातः। अर्थात इससे भी उपसर्जन संज्ञा तो करते हैं, परंतु इसमें पूर्व निपात नहीं होता है, और जो विग्रह वाक्य में नियत विभक्ति होता है उसकी इस सूत्र के द्वारा हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार से यह समास प्रक्रिया में साधारण कार्य थे जो सभी जगह हमें करने होते हैं, चाहे कोई सा भी समास हो। अब हम आपको अव्ययी भाव समास में विशेष कार्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताते हैं। अव्ययी भाव समास में जैसे कि अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा करते हैं, जिसका प्रयोजन है अव्ययादाप सुपः, इससे सुप का लुक करना। और उसके बाद नाव्ययी भावादतोंत पंचम्यः, इस सूत्र से अदंत अव्ययी भाव जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अम भाव किया जाता है सभी विभक्तियों के स्थान पर। उसके बाद दूसरा सूत्र है तृतीया सप्तमी और बहुलम। इससे पंचमी में तो यथावत रहता है, लेकिन तृतीया और सप्तमी में बहुलम अम भाव होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस दूसरे सूत्र का प्रयोजन है। इसके बाद अव्ययी भावश्च, ऐसा एक और सूत्र है जिससे अव्यय भाव समास को हम नपुंसक संज्ञा करते हैं। और अव्ययी भावे चाकाले, यह एक अन्य सूत्र है जिससे सह का सहभाव होता है। ये सब आप दूसरे पाठ के मध्य में विस्तार से प्रक्रिया के समय जान पाएंगे। इस प्रकार से यह आपका प्रथम पाठ जो अव्ययी भाव नाम से था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।